हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 8 का हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और हम देखेंगे कि इसमें हमारा बोला क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इससे हमें क्या बताया गया है कि क्या है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, क्या होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा इस चैप्टर में क्या बोला गया है। तो हमारा इसमें है कि 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया था। तो इसमें हमें बोला है कि झारखंड का एक आदिवासी झारखंड का एक छोटा नागपुर के जंगलों में जो है वो गांव में घूमते हुए बिरसा नाम के एक आदमी को देखा गया। कब? 1895 में। तो लोग कहते थे कि उसके पास जो है वो चमत्कारी शक्तियां हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जो है वो चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था। वह जो है वो सारी बीमारियां दूर कर सकते थे और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। वो जो है वो अनाज की छोटी सी ढेरी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते थे। तो बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उन्होंने ऐलान किया था खुद कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दिकुओं मतलब बाहरी लोगों, जो दिकुओं का मतलब है बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। तो उन्होंने खुद कहा था कि मुझे जो है वो भगवान ने बाहरी लोगों से आज़ाद कराने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए भेजा है। तो कुछ समय के भीतर जो है वो हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे लोग भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह जो है वो उनकी समस्याएं दूर करने आया है। तो मानते थे कि जो बिरसा जो है वो उनकी समस्याओं को दूर करने आए हैं। तो बिरसा का जन्म जो है वो एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जातीय समूह है। मुंडा जो है वो जातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। तो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थन में जो है वो इलाके के दूसरे आदिवासी जो थे वो भी शामिल थे। संथाल और उराव ये भी एक प्रकार के जाति ही थे, जनजाति समूह जो बिरसा मुंडा के साथ में खड़े थे, भी शामिल थे। तो ये सभी जो है वो अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन जो है वो पद्धतियां नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी जिंदगियां भी नष्ट हो रही थी, आजीविका खतरे में थी। वो अपने जीवन जी भी नहीं पा रहे थे अच्छे से। और धर्म उनके जो है छिन्न भिन्न हो रहा था। उनका धर्म भी छिन्न भिन्न हो रहा था। तो यहाँ हमारा चित्र एक में दिखाया गया है कि उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं जो है वो बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही है। उड़ीसा के जो डोंगरिया कंध है उनके कबीले की महिलाएं जो है वो बाजार जाते समय नदियां से गुजर रही है। यहाँ नदियां है और यहाँ से गुजर रही है महिलाएं। तो आगे हमारा बताया गया है कि बिरसा जो है वो किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था बाहरी लोगों को। वे बाहरी लोग कौन थे? बाहरी लोगों को दीकू कहते थे। तो वो बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने जो है वो इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था। उन्होंने जो है वो इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था। तो अंग्रेजों के राज में जो है वो आदिवासी के साथ जो क्या हो रहा था, आदिवासी का जीवन जो है वो किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सलाहों पर विचार करेंगे। तो पिछले साल जो है वो आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। पिछले साल में हम आदिवासी समाजों के बारे में पढ़े थे। तो अभी जो हमारा है जो ज़्यादातर जो है वो कबीलों के रीति रिवाजों और रस्मों, ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी।
तो पहले जो था रीति रिवाज उनसे बहुत ही अलग थे। ब्राह्मण द्वारा जो है वो निर्धारित रीति रिवाजों हैं रस्मों से भी बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग जो हैं वो कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, वो एक साथ रहते थे जैसे कि परिवार हो। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। उनके बीच फर्क भी था लेकिन वो आपस में मिलजुल के रहते थे। तो आगे हमें बताया गया है कि जनजाति समूह किस तरह जीते थे। तो 19वीं सदी जो है तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। तो 19वीं सदी तक जो है वो देश के जो विभिन्न भागों में जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो आदिवासी जो थे वो अलग अलग तरह से गतिविधियों में सक्रिय थे। तो कुछ जो है वो झूम की खेती करते थे। झूम की खेती तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि झूम की खेती क्या होती है। तो उनमें से कुछ समुदाय जो है वो झूम खेती करते थे। आदिवासी के ही कुछ समुदाय ऐसे थे जो झूम की खेती करते थे। तो झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। तो यहाँ हमारा एक अच्छा पॉइंट है, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना है कि झूम खेती जो है वो एक घुमंतू खेती है। झूम खेती को ही घुमंतू खेती कहा जाता है। तो इस तरह की खेती जो है वो कैसे होती है, अधिकांशतः जो है वो जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर, तो छोटे छोटे जगहों पर होती है, की जाती है। ये लोग जो है वो जमीन पर जो है वो धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपर हिस्से काट लेते हैं। पेड़ों के जो ऊपर हिस्से थे वो काट लेते थे क्योंकि जमीन पे धूप आ जाए, और जमीन पर जो है उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे, और नीचे में जो जमीन पर घास फूस थे वो जला के साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई जो राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे, और जो घास फूस जो नीचे पेड़ों के नीचे थे उन्हें जलाकर क्या करते थे, जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटास होती थी, उस राख में जो है वो पोटास होता था, जिससे मिट्टी जो है वो उपजाऊ हो जाती थी, किसी भी चीजों को उपजाने के लायक हो जाती थी। वे कुल्हाड़ियों से जो है वो पेड़ों को काटते थे, पेड़ों को काट के और कुदालों से जमीन की जो है वो ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें क्या करते थे, उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। वो रोपते नहीं थे, बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे क्या करते थे, काट लेते थे, और वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। तो एक जगह खेती नहीं करते थे, अलग अलग जगहों पर घूम घूम के घुमंतू खेती करते थे, इसे झूम खेती भी कहते हैं। जहाँ से उन्होंने जो है वो सभी फसल जो है वो काटी थी, वह जगह जो है वो कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। वो जहाँ से वो फसल काट के ले जाते थे, जहाँ पे फसल उगाते थे, वहां पे जो है वो कई साल तक जो है ऐसे ही खेत पड़े रहते थे, पड़ती ही। तो इधर हमारा दिया हुआ है कि घुमंतू किसान जो है वो मुख्य रूप से जो है वो पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। तो वो जंगलों में खेती करके जंगलों में ही रहते थे, तो ये तो क्लियर है कि वो जंगलों में ही रहते होंगे। इन आदिवासी समुदायों की जो है वो जिंदगी जो है जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वो जो है उन्हें कोई भी रोक टोक नहीं था, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और बहुत ही आज़ादी से रहते थे, फसल उगाते थे और अपने जमीन जंगलों के इस्तेमाल से आधारित थी। वो जंगलों और जमीन के ही से निर्भर थे वहाँ पे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। तो यहाँ हमें बताया गया है कि प्रति का मतलब क्या होता है, कुछ समय के लिए जो है वो बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। तो प्रति क्या होता है, कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी, यहाँ पे कुछ समय के लिए खेती ना की जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी जो है वो दोबारा उपजाऊ हो जाए। एक बार ने करने के बाद कुछ टाइम तक नहीं करते हैं, ताकि वो उसका जो है वो मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जा सके, वहाँ फिर से हम उपज कर पाए। साल का मतलब होता है एक पेड़,
महुआ का मतलब होता है एक फूल जिसे खाया जाता है। महुआ जो है वो खाया भी जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चित्र में हमारा दिया है कि चित्र 2, डोंगरिया कंद। कबीले की औरतें जो है वो पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती है। तो डोंगरिया कंद कबीले की औरतें जो है वो पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करती है और उनसे पत्तलें बनाती है। तो हम आगे पढ़ते हैं। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। कुछ शिकारी थे और संग्राहक थे। तो बहुत सारे इलाकों में आदिवासी जो है वो समूह जो है आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। कुछ जो आदिवासी हैं वो जो है पशुओं का शिकार करके पशुओं को मार के अपना पेट भरते थे और वन में उत्पादों को इकट्ठा करते थे, जैसे कि फल हो गया, उन्हें इकट्ठा करके अपना जीवन चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जो है जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। वो जंगलों को जरूरी मानते थे क्योंकि वो जंगलों पर ही निर्भर थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोड़ समुदाय रहता था। इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग जो है वो टोलियां बनाकर शिकार पर जाते थे। उन समुदाय के लोग क्या करते थे, सब मिल के शिकार पे जाते हैं, टोलियां बना के, मतलब बहुत सारे लोग, और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे और जो भी वो मारते थे, जिसका शिकार करते थे, वो आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ों खाते थे। जंगलों से मिले जो फल मिलते थे वही उन्हें खाते थे और उनसे ही अपना पालन पोषण करते थे। खाना पकाने के लिए वे जो है वो साल मतलब एक पौधा, एक पेड़, साल और महुआ के बीजों, महुआ जो है जिसे खाया जाता है, अभी हमने पढ़ा कि उसका शराब भी बनाया जाता है और जिसे खाया भी जाता है, बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए जो है वो बहुत सारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। वो अगर किसी को कुछ होता था, तो बीमारी होती थी, तो उनके लिए भी वो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। और जंगलों में जो है जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे और जो नज़दीक में बाजार होते थे वहाँ से जंगलों के जो मिलते थे इकट्ठा किए हुए चीज वो बाजार में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी, तो वे खोंड समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो यहाँ में बोला गया है कि जब भी जो वहाँ पे रहते थे, स्थानीय जो लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय बुनकर थे, तो बुनकरों को जो चमड़ा और कारीगर जो थे वो कपड़ों व चमड़े की रंगाई के लिए, कपड़ा और चमड़े को जब रंगने का समय आता था, वो कुसुम और पलाश की जो है वो जरूरत होती थी, तो वो क्या करते थे, खोड़ समुदाय के लोगों से ही कहते थे। तो इस समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, तो उन्हें चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे, तो कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। चीज़ों की अदला बदली कर लेते थे। वे अपने कीमती वन जो है उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ों ले लेते थे। अपने कीमती वन उत्पादों के बदले उन्हें जो जंगल में उन्होंने उत्पाद करते थे उन्हें दे देते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें दूसरों से ले लेते थे। तो कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ों खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। अपनी मुट्ठी भर जो वो आमदनी थी उनका भी सहारा लेता था अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को खरीदने के लिए। तो इनमें से जो है वो कई लोग आपस के गांवों में नौकरी भी करते थे। तो आदिवासी समुदाय के भी कुछ लोग थे जो गांव में नौकरी भी करते थे। तो कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था, कोई आदिवासी खेत समूह मजदूर थे। जब वन उत्पाद काम पड़ जाते थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। जब काम खत्म हो जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे मध्य भारत के बेगा औरों के लिए
काम करने से कतराते थे। बेगा समुदाय जो है वो औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बेगा खुद को जंगल की संतान मानते थे और जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। तो आदिवासी में एक समुदाय था बेगा जो दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। उन्हें वो काम करने से बहुत ही नीचा महसूस होता था और वो सिर्फ जंगलों पे ही निर्भर रहते थे। तो यहाँ हमारा चित्र है कि भारत के जो है वो कुछ आदिवासी समुदायों के इलाके, तो जो यहाँ दक्षिण में है वो माला इरूलर रहते थे। यहाँ खासी है, यहाँ भी खासी हो गया, यहाँ भोटिया हो गया, सहारिया हो गया, भील हो गया। ये सारे आदिवासी जो है वो अलग अलग जगहों पे रहते थे। बंजारा यहाँ रहते थे, यहाँ बेगास बंजार रहते थे। गोड़ यहाँ बेगास मुरिया गोड़, यहाँ पुराजा बोरा कंघा कोया सुओरा खोड़, ऐसे ऐसे जो सारे जनजातियां रहते थे। तो हम आगे पढ़ते हैं। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी, चीजें जो है आसपास पैदा नहीं होती थी, उन्हें क्या करते थे, हासिल करने के लिए वो आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी, खरीदना भी पड़ता था। इनकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर भी आश्रित होते थे। कभी कभी व्यापारियों पर भी आश्रित होना पड़ता था क्योंकि उनकी जरूरत की चीजें जो है वो जंगलों में नहीं होती थी। व्यापारियां जो है वो बेचने की चीजों को लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। सूदखोर महाजन जो थे वो सूदखोर थे। वो भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे। महाजन हो गया जो कर्जा देते हैं, जैसे कि गांव के जमींदार, लेकिन उनका ब्याज जो है वो बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह जो है वो बाजार और वाणिज्य के आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया गया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। वो मानते थे कि उनकी सारी मुसीबतों के जड़ महाजन सब ही थे और व्यापारियां ही। कुछ जानवर पालते थे। तो आदिवासी समुदाय के लोग जो थे वो कुछ जानवर भी पालते थे, जैसे कि बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। मवेशियों, गायों और भेड़ों को रखते थे, पालते पोसते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो दूसरे इलाकों में चले जाते थे, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे जहाँ घास होती थी। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लबाड़ियाँ आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू में जो है वो गद्दी समुदाय के लोग गडरिया थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियों पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो बेवड़ क्या होता है? मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द बेवड़। तो आगे हमारा है कि कुछ लोग जो है वो एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जो है वो जनजाति कबीले जो है वो एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार जगह बदलने की बजाय 10 साल एक ही जगह खेती करते थे। 19वीं सदी के जनजाति और फलों को जो है वो हलों का भी इस्तेमाल करते थे जिससे खेती अच्छी हो। और जो है वो धीरे धीरे उन्हें जमीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। वो जहाँ पे रहते थे बहुत समय तक, तो वहाँ पे उनका अधिकार भी होता जा रहा था। तो बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। जमीन जो है वो पूरे कबीले का, जहाँ
सारे लोग रहते हैं, सारे समुदाय के, जहाँ पे एक जनजाति के लोग थे। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग जो है वो औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे, कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे जो ताकतवर होते थे। वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी जमीन बटाई पर दे देते थे। वो खुद खेती नहीं करते थे बल्कि दूसरों को खेती करने के लिए दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहरकर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ब्रिटिश को जो है वो गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहते थे, उन्हें ज़्यादा पसंद था। दूसरे जो थे समुदाय जो थे वो घुमंतू खेती करने के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। तो जंगलों में जो है वो रहने वाले को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना बहुत जरूरी है। तो आगे हमारा दिया हुआ है कि औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। तो औपनिवेशिक जो यहाँ पे शासन करने आए थे उनके वजह से आदिवासियों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़े तो वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो है वो आदिवासी समूहों का जीवन जो है वो बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। तो आदिवासी मुखिया जो थे, मुखियाओं का क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आने से सबसे पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी। जो अन्य आदिवासी लोग थे उनसे ज़्यादा ताकतवर होते थे वहाँ के मुखिया, जो आदिवासियों के मुखिया होते थे अंग्रेजों के आने से पहले। और वे जो है वो अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे अपने इलाके पर। जब अंग्रेज नहीं आए थे तब तो कई जगह जो है उनकी अपनी पुलिस होती थी और उनकी अपनी पुलिस भी होती थी। और वे जमीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी जो है वो मुखियाओं के कामकाज और अधिकार जो है वो काफी बदल गए थे। उन्हें जो है वो कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिल रहा था, लेकिन उनकी जो है वो शासकीय शक्तियां छीन गई थी उनकी। और उन्होंने जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों को द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया था। उन्हें जो है वो अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो है वो उनके पास जो ताकत थी अब वह ताकत नहीं रही। वे जो है वो परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। कौन? आदिवासियों के मुखिया जो होते थे उनका। तो यहाँ जो है वो चित्र 5 में हमारा दिखाया गया है कि पूर्वोत्तर के निसी आदिवासी जो थे वो के एक गांव में लट्टू से बना घर, जब ये घर बनाए गए जाते थे तो पूरा गांव मदद करता था। लट्टू से घर बनाए जा रहे हैं और जब ये गांव में घर बनते थे तो पूरा गांव लट्ठों से, पर ये लट्टू नहीं लट्ठों है, लट्ठों से पूरा घर बनाते थे और गांव के लोग भी उनका मदद करते थे। तो आगे हमारा दिया हुआ कि घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफी परेशानी थी। घुमंतू काश्तकारों से अंग्रेजों को परेशानी थी क्योंकि वो एक जगह खेती नहीं करते थे, यहाँ वहाँ जाके करते थे, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह उठ ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहे और खेती करे, लेकिन घुमंतू कृषि वाले एक जगह नहीं करते थे खेती, अलग अलग जगह जाके करते थे।
इसलिए उन्हें अंग्रेज ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए जमीन साफ कर दिया गया है। तो यहाँ पे घुमंतू कृषि हो रहा है, जहाँ पेड़ों को काटा गया है और जो अच्छे से उसको यहाँ भी हो रहा है। घुमंतू कृषि साफ किया गया है पूरे एरिया को जहाँ घुमंतू कृषि होती है। तो स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। तो इसलिए अंग्रेजों को नहीं पसंद था, क्योंकि जो एक जगह रहते थे उन्हें नियंत्रित करना आसान था, और ये तो बहुत ही अलग अलग जगह रहते थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप जो है वो उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए थे। उन्होंने क्या किया था कि जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया था। उन्होंने यह भी तय किया था कि किसे कितना लगान देना होगा, कर कितना देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर किया गया। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार जो है वो अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी जो है वो सरकार को लगान देते थे। पट्टेदार जो है वो जिसका भूमि रहता था उसे उसका भाड़ा देता था, और भूस्वामी जो है वो अंग्रेजी सरकार को देते थे कर। झूम की काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की जो है वो अंग्रेजों ने कोशिश जो है वो बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी जो उपज नहीं दे पाते थे, क्योंकि वहाँ के ज़मीन अच्छे नहीं थे, बहुत ही मिट्टी वाले थे, बहुत ही अच्छे नहीं थे। इसलिए जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों की जो है वो झूम काश्तकारों का इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप जो है वो अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी, और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती की छूट दे दी गई। तो उन्हें अंग्रेजों को मानना ही पड़ा और घुमंतू खेती की छूट देनी ही पड़ी। तो वन कानून और उनके प्रभाव, तो वन में क्या कानून लागू था? तो जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जो जीवन है वो जंगलों से जुड़ा हुआ था। अतः जो है वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा था, भारी असर पड़ा। चित्र हमारा साथ में दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में धान की खेती में काम करते आदिवासी जो है वो समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फर्क को देखें। धान की खेती का फर्क दिख रहा है यहाँ पे समतल जमीन पर। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है कि अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंग्रेजों ने है वो जितने भी जंगल थे सारे पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और जंगलों को जो है वो राज्य की संपत्ति घोषित कर दी थी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था जहाँ पे लोग नहीं रह सकते हैं, और वहाँ ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। तो आरक्षित वन ऐसा वन था जहाँ लोगों को झूम खेती नहीं कर सकते थे, फलों को इकट्ठा नहीं कर सकते थे, अपनी घूमने भी नहीं जा सकते थे। मतलब वहाँ समुदायों का रहना ही मना था। तो ऐसी जो सूरत में झूम जो काश्तकार थे किस तरह जिंदा कर रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। तो आगे हमारा कि जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी,
तो अंग्रेज़ों ने जो है वो आदिवासियों के जंगलों में रहने पर पाबंदी लगा दी। तो क्या हुआ कि उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि वे रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। तो वे जो है वो जंगलों को काट कर वहाँ रेल का स्लीपर्स बनाना चाहते थे। तो उनके लिए उन्हें मजदूर भी चाहिए था। एक समस्या थी कि मजदूर कहाँ से लाएं। तो स्लीपर क्या था? स्लीपर तो लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती है। तो औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने जो है वो अंग्रेजों ने एक उपाय निकाला और उन्होंने यह तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएं। उन्हें जंगलों में छोटे टुकड़े दिए जाएं और उन्हें जो है वो वहाँ खेती करने के लिए भी छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वाले लोगों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी। वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, तब उन्हें जमीनें के छोटे छोटे टुकड़े दिए जाएंगे। ये औपनिवेशिक शासन अंग्रेजों ने कहा। और जंगलों की देखभाल करनी होगी और जंगलों का देखभाल भी करना पड़ेगा। इस तरह जो है बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है कि आगे में बहुत सारे जो आदिवासी हैं वो समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का जो है वो विरोध किया। बहुत से आदिवासियों ने जो है वो औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, जिन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी थी है। कई बार जो है वो उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में जो है वो सोंग्रम महजो संगमा द्वारा असम में जो है वो 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन संग्रह सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। वन सत्याग्रह भी हुआ, बहुत सारे घोषित भी, उन्होंने इनकार भी किया था, इसलिए वहाँ पे विरोध भी किया और सत्याग्रह भी किए। यहाँ इस चित्र में हमारा दिखाया गया है कि गोदारा औरतें बुनाई करती है। गोदारा की जो औरतें हैं वो बुनाई कर रही है। व्यापार की समस्या। तो 19वीं शताब्दी के दौरान जो है वो जनजाति समूहों ने पाया कि व्यापारियों और महाजन जो है वो जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे थे, क्योंकि वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, ये समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। उन्हें तुरंत समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, महाजन जंगल में जल्दी जल्दी से आने लगे हैं। तो यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादों की स्थिति को देखें। तो 18वीं सदी में जो है वो भारत रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। तो 18वीं सदी में जो भारत में रेशम उगता था वो यूरोप के बाजार में बहुत उसकी मांग थी। तो भारतीय रेशम की जो है वो अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात जो है वो तेजी से बढ़ रहा था। यहाँ से जो यहाँ का जो उपज होता था रेशम का, वो तेजी से यहाँ से यूरोप जा रहा था। यूरोप जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर जो है वो इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पाद पर जोर देने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी 1880 में, तो वर्तमान में जो है वो झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले जो है वो स्थान संथाल, जो झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले संथाल हैं, वो रेशम के जो है कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर जो है वो आदिवासियों को कर्जे देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपए मिलते थे। इसके बाद इन कृमि कोषों को बर्दवान या आ गया भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादों के बीच जो है वो कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था।
रेशम उत्पादों को बहुत मामूली फायदा मिलता था तो उनका उत्पाद करते थे। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी जो है वो समुदाय बाजार में और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। तो यहाँ चित्र में बताया गया है कि चटाई बुनती एक अजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। ये अपने बच्चे के साथ गई है और यहाँ पे काम कर रही है बुनाई का। तो चित्र 10 में हमारा दिया हुआ है कि बिहार के कोयला खनिक 1948-1920 के दशक में बिहार में झरिया और रानीगंज दोनों में जो है वो कोयला खदानों के में काम करने वाले जो लगभग 50% जो खनिक आदिवासी थे वो अंधेरी और दमघोटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ना था बल्कि यह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान ले लेता था। 1920 के दशक में जो है वो देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। कोयला के खदानों में ये रहे कोयला के खदानों के मजदूर, तो हर साल 2000 मारे जाते थे। काम की तलाश। तो काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। जो घर से दूर जाते थे उनकी दशा बहुत ही खराब थी। 19वीं सदी के आखिरी से ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन की जो उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों से और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। जो मजदूर छेदों काम की तलाश में घूमते रहते थे उन्हें जो है वो ठेकेदार मार्फत भर्ती लेते थे और घर भी वो लौटने नहीं देते थे और बहुत ही कम पैसा में काम कराते थे। तो नज़दीक से देखने पर 19वीं सदी के और 20वीं शताब्दी के दौरान जो है वो देश के विभिन्न भागों में जनजाति समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ जो है वो कई बार बगावत भी की। 1931 और 32 में जो है वो कोल आदिवासी ने और 1855 में जो है वो संथालों ने बगावत कर दी थी कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में बरली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा जिस विद्रोह का नेतृत्व करते थे वो भी इसी तरह का आंदोलन था। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा के बारे में हम पढ़ते हैं कि बिरसा का जन्म जो है वो 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। 1870 के दशक के मध्य में उनके पिता जो थे वो बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन जो है वो भेड़ बकरियां चराते थे। बचपन में बांसुरी बजाते थे और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी जो है परवरिश जो है वो मुख्य रूप से बोहोड़ा के आसपास जो है वो जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए कुछ मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समूहों के सरदारों मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़ित से पूरी तरह आजाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाकों के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जो है वो जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे।
वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा जो है वो स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे। जो उनके आसपास जो थे उनके स्थानीय मिशनरी स्कूल वहाँ जाते थे और उन्होंने मिशनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला था। वहाँ भी जो है वो उन्होंने यही सुना कि बिरसा समुदाय स्वर्ग का जो है वो साम्राज्य हासिल कर सकता था और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता था अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतों छोड़ दें। तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म जो है वो उसका प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जो है वो जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी जो है वो किशोरावस्था में बिरसा जो है वो जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन जो था वो आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। वो चाहते थे कि उनके समाज सुधर जाए। उन्होंने जो है वो मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ कर रखें और डायन व जादू दोनों में विश्वास न करें। यहाँ जो है वो ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरी और हिंदू जमींदारों का जो है वो भी लगातार विरोध किया था। मिशनरी और हिंदू जमींदारों का वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1995 में जो है वो बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए जो है वो संकल्प लें। वो अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जहां मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उन काल्पनिक युग में जो है वो मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग जो है वो एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों को में काम करें। अंग्रेजों का बिरसा आंदोलन की राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। यह आंदोलन जो है वो मिशनरी महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन जो है वो इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की जो है वो भूनीतियां, उनकी परंपराओं, भूमि व्यवस्था को नष्ट करना था। रही थी हिंदू भूस्वामी, जो महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे। महाजन जो थे वो उनकी जमीन छीन रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरा संस्कृति की आलोचना करते थे कि उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने जो है वो सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने फैसला लिया कि 1895 में जो है वो बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगों फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। जब बहुत आंदोलन बढ़ने लगे तो बिरसा मुंडा को 1895 में गिरफ्तार किया गया और 2 सालों का सजा हुआ दंगे फसाद के आरोप में। 1857 में जो है वो जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के जो अनुयायी थे दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे थे। उन्होंने जो है वो थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों जो है, चर्च मतलब जो ईसाइयों का था, मंदिर मतलब ईसाई जहाँ अपने भगवान मानते थे ईसाइयों रहते थे, और थाने, पुलिस के थाने, महाजन और जमींदार जो थे वो संपत्तियों पर धावा बोल दिया, उनकी संपत्तियों पर।
सफेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सफेद झंडा जो था वो बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में जो है वो बिरसा की हेजे से मृत्यु हो गई। 1900 में है जो बिरसा मुंडा की हेजे बीमारी थी, उससे उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला जो था, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों को जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जो है वो जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में जो है वो आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने जो है वो अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा जो 8 का जो ये जो हमारा सोशल साइंस का जो चैप्टर था 4, ये हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है। तो कॉन्सेप्ट आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।